नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा, कल नतीजे आ रहे हैं बिहार के, तो बैटल ऑफ बिहार, किसकी सरकार? यहां सबकी नजरें टिकी हुई कि बिहार में क्या होने वाला है। एग्जिट पोल तो आपने देख लिए, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब कल तस्वीर साफ होगी। कल बिहार की सियासी जंग का फैसला होने वाला है। सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और कल तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी। कल आपको बता दें, कल सुबह सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएगी, यानी ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 46 केंद्रों पर मतगणना की व्यवस्था की है। सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के नतीजों से देश को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नया सियासी रंग भी देखने को मिलेगा। पहले एक रिपोर्ट, फिर अपने तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि बिहार इस बार किसका होने जा रहा है। बिहार में काउंटिंग का काउंटडाउन। इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जय जय श्री राम। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट गए। कल वोटों की गिनती, किसकी हसरत पूरी? पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार का बाजीगर कौन? सेवा भावी कर्मठ योद्धा, काम में जिसके सफलता। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। योगी का कमाल, बिहार में फिर नीतीश कुमार। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बन रही है और आरजेडी सहित जो महागठबंधन है ये बुरी तरह से हार का सामना कर रहा है। बिहार चुनाव तय करेगा यूपी की राह। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। नीतीश की वापसी या तेजस्वी की ताजपोशी? नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बैटल ऑफ बिहार, किसकी सरकार? तो बैटल ऑफ बिहार पर हम बात करेंगे क्योंकि कल नतीजे आ रहे हैं। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में इस बार क्या होगा, क्या कोई बदलाव होगा? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो इतना अच्छा रहा वो किस ओर इशारा कर रहा है? वाकई में ये एंटी इनकम्बेंसी है या फिर प्यार है नीतीश की सरकार के प्रति? तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। मनोज लाल दास रहेंगे, मनोज लाल दास मन्नू प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, चुनाव विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जिज्ञासु हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद दुबे जी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ गए। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। रजनीश, सबसे पहले आपसे ग्राउंड से जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है कल की, जो काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है और किस तरह की अटकलों का दौर चल रहा है राजधानी पटना में कि कौन आ रहा है इस बार? देखिए, सबकी नज़र निगाह टिकी हुई है और मतगणना केंद्र पर भी सबकी नज़र होगी कल। और इसको लेकर बिहार में जो 243 सीटों पे चुनाव हुए हैं और
46 जगहों पे मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पटना में एन कॉलेज में, जहां पे जिला में 14 विधानसभा क्षेत्र है, उसके सभी की काउंटिंग जो है वो एन कॉलेज में होनी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना केंद्र के बाहर किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और ठीक उसके बाद 8:30 से ईवीएम जो है उसकी काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले टेबल होना शुरू होंगे और जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम है उसको टेबल किया जाएगा। 14 टेबल लगाए गए हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का उसके अनुसार, और एक टेबल जो है वो जो पदाधिकारी है उसको लेकर होगा। और कुल मिलाकर आप देखें तो मतगणना पर पर्यवेक्षक तो होंगे ही होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर है वो भी होंगे। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके ओर से जो लोग उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, पास जारी किया गया है, उनकी निगरानी में मतगणना होनी है। और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन अब महज काउंटिंग जो है सुबह से ही 8:30 पे टेबल होते हैं और काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद रुझान जो है वो मिलने शुरू होंगे और साथ ही साथ हर एक समयांतराल में इसको लेकर अपडेट जो है वो किया जाएगा। तो सबकी नज़र टिकी हुई है। महागठबंधन अपनी दावेदारी कर रही है, दूसरी ओर एनडीए की ओर से अपनी दावेदारी है। और इस बार जो मतदान हुआ है उससे चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग खासा खुश है, उत्साहित है, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया था इसको लेकर मतदाता जो है वो रिकॉर्ड मतदान केंद्रों पर उमड़े हैं और जो वोट फीसदी है उसमें खासा इजाफा हुआ है। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र पिछले बार जो 57.29% का मतदान हुआ था उससे कहीं ज़्यादा मतदान इस बार दोनों चरण में, और पहले चरण से ज़्यादा तो दूसरे चरण में उत्साह देखा गया। और इस तरीके से अब ये है कि जो मतदाताओं ने उत्साह और रुझान मतदान केंद्रों पर अपना जो उत्साह दिखाया है, अब वो किस ओर वो गया है और साथ ही साथ किन पे अपनी मुहर लगाई है जनता ने, ये कल रात साफ हो जाएगा। बिल्कुल, कल साफ हो जाएगा। हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक रिएक्शन शुक्ला जी आपसे लेना चाहूंगा। शुक्ला जी कैसे देखते हैं, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं, एक तो बम्पर वोटिंग कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि और यही एक आधार मानकर कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसको यही लग रहा है कि हम लौट सकते हैं, महागठबंधन को लगता है कि हम लौट सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं, कोई भी एग्जिट पोल नहीं कह रहा है कि महागठबंधन लौटेगा, तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए लौट रहा है। आप कैसे देखते हैं? मैं भी उसी तरह से देखता हूं। देखिए, पिछले अगर रिकॉर्ड उठा के देखें पिछले कुछ वर्षों का, तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो अगर परिणाम में तब्दील हुए हैं तो उसका जो रिकॉर्ड है, उसका सक्सेस रेट है वो 71% है। और अभी जो है 90% के आसपास जो है पॉलस्टर्स वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। कोई स्वीपिंग मेजॉरिटी दे रहा है और कुछ लोग जो है वो कंजर्वेटिव हैं और वो सिंपल मेजॉरिटी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उल्टा बता दिया हो। बहुत कम इक्का दुक्का होंगे, लेकिन 90% और मोर देन 90% जो पॉलस्टर्स हैं उन्होंने एक ही ओर इशारा किया है। तो संभावनाएं तो ज़्यादा इसी की हैं कि जो है एनडीए की सरकार बनेगी। और दूसरा है, अगर आप देखते हैं एनडीए अलायंस में, तो नीतीश कुमार और बीजेपी में नीतीश कुमार का फैक्टर बहुत ज़्यादा चला है। नीतीश कुमार एक जो है वो बीजेपी और जेडीयू में जेडीयू बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। और मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलस्टर्स जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसी ओर इशारा किया है। तो मुझे ये लगता है कि एनडीए की सरकार बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए, ये तो अनुमान है, परिणाम तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था। शुक्ला जी, आपने ये एग्जिट पोल का विश्लेषण किया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा वोटर का मिजाज की अगर हम बात करें। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर वोटरों की बात करें तो लंबी लंबी कतारें महिलाओं की नजर आई। अब कुछ लोग विश्लेषण ये कर रहे हैं कि भाई महिला वोटर नीतीश के पाले में गए क्योंकि उनके खातों में पैसा आया, लेकिन यूथ भी वहां दिखा। अब यूथ कह रहे हैं कि यूथ नाराज है क्योंकि रोजगार की बात थी, रोजगार उतना मिला नहीं। और यहां जो क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया, जो लगातार उनकी पार्टी, ये लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको हर घर से नौकरी दी जाएगी, उन्होंने नौकरी की बात कही। तो ये इससे आप कैसे देखते हैं? यूथ का एक बड़ा तबका जो है वो तेजस्वी के साथ है अक्रॉस द कास्ट। और थोड़ा जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ फेरबदल किया उन्होंने। पहले जब एक ही जाति के यादव को ज़्यादा टिकट मिलता था उसमें भी चेंजेस किया है। इस बार जब रिजल्ट आएगा तो इसको भी देखना बहुत रोचक होगा कि अब जो है रेशनल वोटर्स की संख्या बढ़ेगी। जैसे पहले
जो है वो ट्रेडिशनल जो वोटर्स थे, ट्रेडिशनल जो डायनेमिक्स थे, इलेक्टोरल डायनेमिक्स थे, उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि एक नई पार्टी आई है जेएसपी जनसुराज, वो किस तरीके से वोटों को जो है वो कटर की है, वो वोट कटवा ही है, लेकिन वो किस तरह कितना वोट काटी है, वो अगर 3% 4% काटी है या 7% काटी है, किसी भी पॉलिटिकर के लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है। जब नई कोई पार्टी आती है तो उसका पुराना कोई डेटा नहीं होता है, तो उसको हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, वेटेज नहीं होता है, उसका कोई पुराना हिस्ट्री नहीं होता है, तो वो किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है उसका। युवा वोटर्स जो है, जो वोटिंग परसेंट है वो लगभग 9.80%, मतलब लगभग समझिए कि 10% के आसपास वोट शेयर बढ़े हैं, टर्नआउट बढ़ा है। इसके जो है वो 4 कारण हैं, इसके एक कारण नहीं है। इसके कारण है, एक तो रेशनलाइजेशन ऑफ बूथ है, बूथ का रेशनलाइजेशन हुआ है, छोटे छोटे जगहों पे बहुत सारे बूथ बनाए गए हैं जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी चीज़ हुई है कि एसआईआर में जो है बहुत सारे वोट जो है कटे हैं। तीसरा है कि महिलाओं ने बड़े ही जम के वोटिंग की है, महिलाओं का वोट शेयर भी रिकॉर्ड रहा है, युवाओं का वोट शेयर भी, टर्नआउट भी रिकॉर्ड रहा है। दोनों का वोट का टर्नआउट जो है, चाहे वो युवाओं का हो या महिलाओं का हो, वो दोनों रिकॉर्ड रहा है। तो इसका ये कारण है कि ये इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। दूसरा चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना होगा और बिहार के लोगों को भी धन्यवाद देना होगा, मतदाताओं को भी धन्यवाद देना होगा। और भी बिंदुओं पर शुक्ला जी आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा कुछ मैं 2020 का आंकड़ा दिखा देता हूं दर्शकों को, फिर पॉलिटिकल पार्टियों का रुख करूंगा। लेकिन आपको बता दें बिहार के नतीजे अगर 2020 की बात करें तो एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई थी, भाजपा को 74 और जेडीयू को 43 और महागठबंधन को 110 सीटों पर सिमट गई थी। चलिए, लेकिन बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार बधाई कौन लेगा, क्या जीत की बधाई लेगा या कोई जल्दबाजी है। मनोज लाल दास जी हैं, मन्नू प्रवक्ता है हमारे साथ जेडीयू के। मनोज लाल जी, क्या बधाई दे दें या आप इंतजार करना चाहेंगे? नहीं, पूरी तरह से बधाई आपको दे देने की जरूरत है। और मैंने बधाई स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। देखिए, आप 2020 की चर्चा कर रहे थे, बड़ी जोरों शोरों से आई कि 2020 में राजद की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उतरी, जदयू तीसरे नंबर पर चल गई। लेकिन इसके पीछे का भी कारण था कि अचानक के लास्ट मोमेंट में चिराग पासवान जी अलग अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। फर्स्ट फेज 2 फेज तक लोगों को और समझने में लगा कि बैठ जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो आप गौर करके देखिएगा कि फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज हमारी जदयू की हालत बहुत खराब रही है, बीजेपी की भी उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जदयू को ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद के फेज को आप देख लीजिए तो हम वहां हैं, और राजद की आप जीत देख लीजिए लगभग 50 सीटों पर, तो उसमें जहां चिराग पासवान जी खड़े हैं वहीं पर उनकी जीत हुई है। और इस बार चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं और हमने जनता के सामने अपने किए गए कार्यों को रखा है। हम कोई चलिए, मैं लौट रहा हूं मनोज लाल जी, क्योंकि आपको भरोसा है। एक रिएक्शन में आपकी जो कॉम्पिटिट खड़ी है पार्टी उससे ले लेता हूं, आरजेडी की तरफ से जयंत जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जैन साहब देखिए, यहां पर जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनोज लाल जी, कह रहे हैं बार बार दीजिए, बधाई दीजिए और हमें भरोसा है, हम लौट रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र तो खुशफहमी और आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता, इन सब की भी छूट देता है। तो उन्हें रहने दीजिए खुशफहमी में, क्या परेशानी। एक दिन की बात है, सुबह से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इतना तय जानिए कि जिस तरह आपको क्यों भरोसा है कि आप लौट पाएंगे, आप लौट जाएंगे? क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल है, आपने भी देख लिए होंगे, एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, बम्पर वोटिंग को कह रहे हैं कि ये तो जनता का प्यार है नीतीश के, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई है। जरा उन एग्जिट पोल वालों से ये पूछा जाए कि उनका सैंपल साइज क्या है, किस स्रोत के हवाले से वो ऐसा कह रहे हैं, कौन से मेथड्स उन्होंने अप्लाई किए हैं। और कुछ लोगों ने तो मैंने वोटिंग अभी 5 बजे लाइन में लोग लगे हुए हैं और एग्जिट पोल जारी हो गया है उनका। तो ये तमाशा जो है, ये टीवी के लिए, अखबार के लिए, बाजार के लिए तो ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन जनता की भावनाओं की ठीक अभिव्यक्ति इन ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल या सर्वे के जरिए हो, ये जरूरी नहीं है। और हम लोगों ने तमाम अपने पोलिंग एजेंट से लेकर कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक के लोगों से जो फीडबैक लिया है,
वो सब लोगों का ये मानना है कि जो तेजस्वी जी ने घोषणाएं की और अतीत में जो उनके कामकाज रहे उन पर मुहर लगाई गई है और बड़े पैमाने पर लोगों ने इस बात पर भरोसा किया है कि के काम पे तो ये जंगल राज कह रहे हैं ना। अतीत का काम तो वो जंगल राज गिनाते थे ना आपका। वो जितना जंगल राज गिनाते हैं हमारा समर्थन बढ़ता चला जाता है। शारदा सिन्हा के मैं लौट रहा हूं सर, एक बीजेपी का रिएक्शन। आनंद दुबे साहब से एक ही कैसेट बज रहा है, लौटूंगा बजाने दीजिए। हाँ चलिए दुबे साहब को अपना नेता क्या एनडीए बिहार में लौट रही है, एनडीए सरकार बना रही है? क्योंकि तमाम एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखिए आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जी कह रहे हैं कि नहीं, ये एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल को इस तरह से दिखाया गया है, लेकिन हम लोग कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होने देंगे। चले जैन साहब जवाब ले, मुकम्मल इलाज होगा अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की। जैन साहब जवाब ले लूं ना? हाँ दुबे साहब। देखिए आरजेडी के प्रवक्ता इसके अलावा और क्या, ये नहीं कि हम हार रहे हैं, हम हार स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा तो कहेंगे। और निश्चित रूप से जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में हमारे लिए सुखद है, लेकिन फिर भी हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बड़ बोले लोग नहीं, इसलिए हम यही कहेंगे कि कल का इंतजार करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा बिहार की सम्मानित जनता पर कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया है। बिहार को जंगल राज, अराजक और हिंसक प्रवृत्ति के नेताओं से बचाने के लिए वोट दिया है। जिन्होंने बिहार को अपहरण उद्योग से लेकर जंगल राज तक में रखा, जिनके समय में बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 8,000 रुपए तक सिमट गई थी, आज वो बढ़ के 64-65 हजार के आसपास पहुंच गई है। जिनके समय में बिहार की जीएसटी की 75,000 करोड़ केवल थी, आज वो बढ़ के 11 लाख करोड़। तो ये तमाम बात जो है वो बिहार की जनता महसूस कर रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि अमन और चैन का माहौल, उसे रोजगार करने की, नौकरी करने की शांतिपूर्ण जो माहौल है उसमें मौका मिले। और इसमें नीतीश जी की सरकार, एनडीए की हमारी सरकार डबल इंजन। ठीक है दुबे साहब। मैं जैन साहब आपने सुना, जैन जी साफ कह रहे हैं, देखिए इनका जंगल राज दुनिया को पता है, वो देखा, और ये जंगल राज का मुद्दा तो इन्होंने भुनाया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने एक टारगेट किया कि देखिए फिर से जंगल राज आ जाएगा अगर इनको वोट दिया तो। मैंने आपसे कहा ना कि इनको कयामत तक यही बात बोलने दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये हर दिन जंगल राज बोले, लेकिन दुनिया ने देखा है कि 70 गाड़ियों के काफिले के साथ संविधान की शपथ लेने वाले भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह जी जाते हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और एक हत्यारोपी व्यक्ति जो वहां के उम्मीदवार हैं जदयू के, उनके पक्ष में ये कहते हैं बड़े ही लिजलिजेपन और बेशर्मी के साथ कि हम में से सबको अनंत बाबू बन के लड़ना होगा, हम सब अनंत बाबू हैं। तो इस तरह के बेहयाई भरे बयानात देने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। आज रोजाना औसतन बिहार में 8 हत्या होती है। जघन्य अपराध के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, जबकि हमारे समय में बिहार को लेस प्रोन जो क्राइम जोन होता है उसमें डाला गया था और हम जो है 9वें नंबर पर आते थे। दूसरा कि 65,000 लोगों का कत्ल हुआ है, 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। मुजफ्फरनगर, अब भाई बोलने तो दीजिए, जंगल राज क्या होता है। मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड इनके समय में हुआ, जहां मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, कई लोगों को गायब किया गया और कई के नरकंकाल मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सृजन घोटाला इनके समय में हुआ और इतना ही नहीं, आप जान लीजिए कि हमारे समय में तो 7 विश्वविद्यालय खोले थे। क्या ये जंगल राज के दायरे में आता है? कामकाजी महिलाओं को 2 दिन का विशेष महामारी के दिनों में देना, क्या ये जंगल राज की श्रेणी में आता है? तारीकर हटाना, जलकर हटाना, क्या जंगल राज के दायरे में आता है? सबसे ज्यादा ब्लॉक, सब डिवीजन, जिला बनाना 16-16, क्या जंगल राज के दायरे में आता है? क्या किसानों को प्रति बीघा मालगुड़ाई सिर्फ 3 से 5 रुपया देना पड़ता था? ये जंगल राज के दायरे में? साहब ये तो आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी के नाम पर जमीन छीन ली गई, ये आरोप लगाते हैं कि चारा घोटाला हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 71,000 करोड़ रुपये
कि आय व्यय घोटाले का जिक्र हम नहीं, कैग की रिपोर्ट में हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ, इसको आप जंगल राज कहिए ना। चले मनोज लाल जी आप जवाब देंगे, जैन साहब की बात का जवाब देंगे। वो तो एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं अपने जंगल राज को कि हमने ये बदला और इनके राज में ये जंगल राज है और इसलिए जनता इनके साथ नहीं आता है। ठीक है। और आबकारी घोटाला 500 करोड़ का नीतीश जी के पहले कार्यकाल में जमशेद अशरफ मंत्री थे, नोट लिखा, मंत्री को ही बर्खास्त किया गया। ये जंगल राज के दायरे में नहीं आता है? आपको क्या समझ में आता है? नोट जलाए जा रहे हैं। जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है अशोक चौधरी के भाई, उनके बनाए गए पुल ध्वस्त हो रहे हैं। बिहार को लूट दिया है, कंगाल बना दिया है। 63 करोड़ रुपया कर्ज हर दिन बिहार को चुकाना पड़ता है। आप जंगल राज की बात, चलिए जैन जी जवाब ले लेते हैं। जेडीयू जवाब दे रही है आपकी बात। इन लोगों को चुल्लू भर उनके पास जवाब रहेगा तब ना। इन लोगों को चुल्लू भर, अरे कल आप जा रहे हैं चाहिए। अब मरिए आप, तो मैंने जवाब नहीं दिया। मरिए आप, पूरे बिहार को कंगाल बना दिया है वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके। अरे और तमाशा बनाते हैं, विज्ञापन पर पानी की तरह पैसा बहाना, अखबार को संपादकों को मैनेज करना, विज्ञापन उनके मुंह पर फेंक कर प्रभात खबर को नीतीश खबर में तब्दील करना। आप जंगल राज की बात करते हो। को हम नहीं बोलने देंगे इनके बारे में, तो समझ लीजिए। आप तमाशा करते रहो, तब नहीं बोलने दीजिएगा। कौन था? आप तो कौन था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कराने वाला? हम जानना चाहते हैं। आप थे लालू यादव। कौन था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करना? लालू यादव। कटिहार बालिका तो इसी पर तो आपको इस बार जनता सबक सिखाएगी। अपने नेता के बारे में पता कर लेना, क्या छवि है उनकी महिलाओं में, पता कर लेना अपने नेता के बारे में। कौन है तोंद वाले अंकल, हम जानना चाहते हैं कौन है। चलिए देखिए, ये वार और पलटवार कल जनता तय करेगी। 8 बजे से ये नतीजे आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर बता दूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बिहार में कल होने वाली काउंटिंग के से पहले ही जश्न की तैयारी की जा रही है। मोकामा सीट पर, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह और उनके विरोधी सूरज भान के आवास पर महाभोज की तैयारी की जा रही है। हम 2 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं महाजश्न की तैयारी। लीजिए, महाजश्न अनंत सिंह के खिलाफ उतरे हैं सूरज भान। ये बड़ी बात है, वोटों की गिनती से पहले जश्न की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक रिएक्शन दुबे साहब, आपने देखा यहाँ तो जश्न की तैयारी होने लगी और वो खासकर सूरज भान के आवास पर हो रही है, जो अनंत सिंह के खिलाफ लड़े चुनाव। वो कहते हैं ना कि लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला हो जाओ। तो आप इनको करने दीजिए, अच्छी बात है, इनको जश्न की तैयारी करने देना चाहिए। देखिए, जब तक खुश रहे, जब तक प्रफुल्लित रहे, तभी तक। कल तो जनता इनके जश्न को मातम में तब्दील करने के लिए अपने फैसले को ईवीएम में लॉक करा चुकी है। अब ये इनको कल समझ में आएगा। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तमाम चीजें बता रहे थे। सोचिए, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिहार की क्या स्थिति रही होगी कि लूटते लूटते लालू जी को जब कुछ भी लूटने के लिए नहीं मिला तो चरवे खाए। सोच लीजिए, मतलब कुछ और रहता तो शायद के नेता नहीं टॉयलेट है ना, क्या खा रहे थे? आप बता दीजिए क्या खा रहे थे? मलखोर है क्या आपके नेता? मलखोर है आपके नेता? टॉयलेट इसकी आबादी के समय में हुआ है ना, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद बेशर्म लोगों को सिखाया जाता है, जमीन हमारा नाम कर दो, हम लोग थोड़ा नौकरी सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, निर्लज्ज और बेशर्म कौन लोग हैं कि एक सजा याफ्ता आदमी जिसको कोर्ट से सजा मिली है, जो बीमारी का बहाना बना के बाहर बैठा हुआ है, उसके प्रवक्ता उसको देवता साबित करने में लगे हुए हैं। जो चारा और तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? अमित शाह किस मामले में जेल में गए थे? तड़ीपार कौन है? अरे मोदी महिलाओं का पीछा कराते थे कि नहीं कराते थे? हम लोगों को ऐसा कोई घिनौना आरोप नहीं। और हम लोग जुडिशरी का सम्मान करते हैं। अपर जुडिशरी हायरार्की होती है जुडिशरी में। दुबे साहब बात होगी। जैन साहब ठीक है, जैन साहब रुकिए। दुबे साहब एक रिएक्शन, जितना तमीज मैं शुक्ला जी से, ठीक है जैन जी रुकिए। जैन जी, अरे जैन जी बात हो गई, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आपको फिर से मौका दूंगा। अरे मनोज लाल जी रुकिए, वो ठीक है, आपका जोश कल पता चल जाएगा, किसमें कितना दम है ये पता चल जाएगा। शुक्ला जी बड़े मुद्दों की बात आती है, क्योंकि ठीक है तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी महागठबंधन की बात करें, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एनडीए के मुद्दे
और चेहरे बड़े रहे इस चुनाव में, क्योंकि मुद्दों की बात करें तो उन्होंने जंगल राज, लोगों को यह डराया कि जंगल राज आ जाएगा। दूसरा, उनके पास बड़े चेहरे थे। देखिए नीतीश अपने आप में एक चेहरा है। नीतीश का जो जनता के अंदर, बिहार की जनता के अंदर लोकप्रिय, खासकर महिलाओं के बीच जो उन्होंने योजनाएं चलाई। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी इतनी डिमांड थी, मैं देख रहा था बिहार में उनकी डिमांड, उनको देखने के लिए था। तो ये दो फैक्टर हैं, मुद्दे और साथ ही साथ कम से कम चेहरे भी बहुत मायने करते हैं। शुक्ला जी, देखिए बिहार में जो है नीतीश फैक्टर अभी भी है, कायम है। नीतीश फैक्टर का मतलब उसकी व्यापकता समझिए कि अभी भी जो है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो या जो महिलाओं का एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो कार्य हैं, उसमें नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। इवन विपक्ष के कोई नेता जो है डायरेक्ट पूरे चुनाव के दौरान उन पर कोई हमला नहीं किया डायरेक्ट। इस पूरे चुनाव के दौरान ऐसा नहीं था कि कोई भी विपक्षी पार्टी के मजबूत नेता जो है नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी पे हमला कर रहे थे, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार पे हमला नहीं कर रहे थे। यानी कोई मुद्दा नहीं था ना उनको घेरने के। नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग है, ईमानदार छवि है उनकी। ये मेजॉरिटी बिहारी इस चीज़ को समझते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार हो या बेरोजगारी हो या और मुद्दे हैं, अब इस पे कौन ट्रैक्शन लेता है वो तो कल के रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है। दूसरा चीज़ है कि इन लोगों के पास जो एनडीए थी, एनडीए अलायंस में बहुत सारे चेहरे थे। वहाँ अकेला तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, और यहाँ पे जो है बहुत सारे चेहरे थे। आपको जो है योगी आदित्यनाथ थे, सीएम खुद, फिर जो है वो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा। लेकिन वहाँ पे भी नीतीश जो है ना, नीतीश बिहार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर थे। और वो कल के रिजल्ट में आपको वो असर पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। कल होने वाले मतगणना से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान आया। विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए की जीत का दावा कर दिया। साथ ही तेजस्वी के सीएम पद के शपथ लेने वाले बयान पर निशान साधते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री पद की सीट खाली नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शपथ ले रहे हैं। जैन साहब, ये देखिए, आप डिप्टी सीएम ने कह दिया कि खाली नहीं है मुख्यमंत्री कुर्सी, भैया उनको जगह कहां से मिलेगी? मैंने उनकी अपनी जगह सुरक्षित है क्या? हाँ, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो पहले जीत के आ तो जाएं। अरे तेजस्वी का सुरक्षित है, वो पहले जीत के आ जाएं। वो तो मनोज जी, मैं सुना पहले विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा है वो सुना देता हूं। मैं विजय कुमार सिन्हा ने कहा क्या कहा है वो सुना देता हूं। जैन साहब सुन लीजिए एक बार पहले, ठीक है? मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, काउंटिंग के बाद बूथ बताएगा। और अग्नि परीक्षा हमारी हर बार होती है। इस क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उस अग्नि परीक्षा में हमें पास करने का आशीर्वाद देते हैं। आप मान रहे थे कि आपको बताया गया है? मैं तो बता दिया कि मेरी अग्नि परीक्षा हर बार होती है, और ये अग्नि परीक्षा को भी पास करने के लिए जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। मनोज लाल जी, ठीक है, आप दावा कर रहे हैं, जैन जी अपनी बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने क्या काम किया। लेकिन आपको मनोज लाल साहब, ठीक है, महिलाओं की, क्योंकि महिला वोटर को माना जा रहा है कि नीतीश के साथ खड़ी हुई, क्योंकि आपने ऐसी अच्छी योजना चलाई, उनके खाते में पैसा जा रहा, वो खुश हुए होंगे। लेकिन युवा वर्ग जो ग्राउंड पर हम सुन रहे थे उनके, जैन जी आ रहा हूं मैं, तो वो लोग रोजगार एक बड़ा इश्यू नहीं मानते आप, और रोजगार पर युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है नीतीश सरकार से। देखिए, मैं आपकी बात को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन आप धरातल पर देखेंगे तो इधर के 2-3 वर्षों में, 3-4 वर्षों में हमने 1.5 से 2 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। इतने मेट्रो बन रहे हैं उन जिलों में, इतने हाईवे बन रहे हैं वहां पर, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां बन रही है वहां पर, और 2-4 वर्षों में कई यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है वहां पर। जो जैन जी पूछ रहे हैं कहाँ बन रही है यूनिवर्सिटियां? नहीं, इनको जरा पूछिए ना कि इनके राज्य में कै गो यूनिवर्सिटी था, है इनको याद? हम गिना देंगे, याद है तो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी छपरा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिद्धो कान्हो यूनिवर्सिटी दुमका, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा,
अरे आप अरबी फारसी मौलाना मजहरुल हक। अरे भाई अविभाजित झारखंड में बनाया, आपको पता नहीं है? 1990 से लालू जी मुख्यमंत्री थे। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। अरे भाई बिहार, आपको इतना नहीं, इतनी जानकारी नहीं है कि बिहार में ही झारखंड भी आता था? अरे झारखंड कब बना है? अरे आपको इतना जानकारी नहीं है भूगोल इतिहास की? 7 यूनिवर्सिटी लालू जी ने बनाए और एक्ट के जरिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय, उसके बाद मोतिहारी, महात्मा गांधी मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपीए के समय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यूपीए के समय में। अरे भाई यूपीए सरकार, अब आपको इतनी। चलिए देखिए, आरोप और प्रत्यारोप में कितना दम है, जनता फैसला सुना चुकी है। कल नतीजे आएंगे और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आपको बिहार के नतीजे दिखाता रहेगा। तो सुबह हमारे साथ जुड़ जाइए सुबह 6 बजे से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। तो कल पता चलेगा बिहार किसका होने जा रहा है। नमस्ते।